सेल किसी एनिमल या प्लांट में स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होती है। हमारे शरीर की बेसिक यूनिट सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सेल का फंक्शन हमारे शरीर में शरीर को स्ट्रक्चर देना है, शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेकर उनसे एनर्जी को बनाना है और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है जहाँ शरीर को जैसी जरूरत हो। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल दो प्रकार की होती है। एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो जो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वही यूकैरियोटिक सेल वो जो हम मनुष्यों में, जीव जंतुओं में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है जो हम मनुष्यों में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल, उसकी संरचना कैसी होती है। आगे की वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल कैसे बनी हुई होती है और हर एक सेल के ऑर्गेनल्स का काम क्या क्या होता है। आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी सेल कैसे बनी हुई होती है। देखिए, कोई भी सेल हो, किसी प्लांट की सेल हो या किसी भी एनिमल की हो या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, तीन चीज हर सेल में कॉमन होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल का साइटोप्लाज्म और तीसरा सेल के अंदर डीएनए मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल। देखिए, हम मनुष्यों के सेल में जो सबसे बाहरी परत है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड की लेयर से। सेल मेम्ब्रेन के इसी बाउंड्री के अंदर सेल के अंदर की ओर एक जेल लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में इसी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस ही तय करता है कि सेल को कब और क्या करना है। देखिए, इसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए क्रोमैटिन नाम के स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जो कि डीएनए का ही एक उलझा हुआ रूप होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम का निर्माण करता है। इसका संबंध भी डीएनए से ही होता है। राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। होता यह है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या फिर न्यूक्लियस से सटी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड जैसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। प्रोटीन और लिपिड जैसे मॉलिक्यूल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं, और वेसिकल्स के रूप में निकलने के बाद ये प्रोटीन वगैरह सीधे गोल्जी एपैरेटस या फिर इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जहां पर इन प्रोटीन को इस स्वरूप में बना दिया जाता है कि सेल इन्हें यूज कर सके यूजेबल फॉर्म में, या फिर उनके ऊपर किसी अलग तरीके के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इसी गोल्जी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जैसे मॉलिक्यूल, जैसा जरूरत हो बॉडी को वैसा। ठीक इन्हीं संरचनाओं की तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जो सेल के अंदर किसी भी डिब्री यानी वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाता है, उन्हें डिकम्पोज करता है। एक है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है, जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है। देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो आप सिलेंड्रिकल शेप में संरचना देख रहे हैं, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल के विभाजन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल के अंदर जहाँ पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो है प्रोटीएसोम्स, जो कि अनयूज प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक उसी तरह ये है पैरोक्सिसोम्स, जो कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो सेल के अंदर बने हुए टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और इस सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स सही से अपनी जगह पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन नाम की संरचना होती है, जो कि प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, एक मजबूत ढांचा बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है। ठीक उसी तरह देखिए, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में। हमारे शरीर के भीतर मौजूद कई तरह के टिश्यूज में से मसल्स यानी मांसपेशियां भी एक प्रकार की टिश्यू हैं, जो आंखें झपकाने और खाना चबाने जैसे आसान कामों से लगा के स्विमिंग और फुटबॉल खेलने जैसे मुश्किल कामों तक के लिए जिम्मेदार होती हैं। मसल्स दरअसल फाइबर्स की बंडल होती हैं जो बॉडी में होने वाले मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं। ज्यादातर फाइबर्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन चेन की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। अगर आपकी मसल्स बहुत बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में बड़ी मात्रा में फाइबर्स मौजूद हैं। वास्तव में इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मौजूद फाइबर्स का साइज बड़ा है। हमारी बॉडी में तीन तरह की मसल्स होती हैं। ये मसल्स हैं स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स टेंडन्स के जरिए हमारे स्केलेटन या बोन से जुड़ी होती हैं,
क्योंकि हम इनका मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। स्ट्रिएटेड मसल्स इनका एक और नाम है। ये मसल्स हमारे चलने, रुकने और आर्म्स यानी भुजाओं के जरिए वजन उठाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। स्केलेटल मसल्स दो तरह की होती हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। हालांकि फास्ट ट्विच मसल्स का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होता है और इसलिए ये मसल्स पावरफुल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये थकान बहुत जल्दी महसूस करने लगती हैं। अगर आप हवा में कुछ इस तरह जंप करते हैं तो आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्लो ट्विच मसल्स का मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन ये जल्दी थकान महसूस नहीं करती। उदाहरण के लिए आप पेन से बिना थके हुए घंटों तक लिख सकते हैं। जी हाँ, ये स्लो ट्विच मसल का कमाल है। आपके शरीर की ब्लड वेसल्स, स्टमक लाइनिंग और दूसरी ऑर्गन लाइनिंग्स स्मूथ मसल्स से बनी होती हैं। इन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम फूड डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हृदय को बनाने वाली कार्डियक मसल्स लगातार फंक्शन करने के लिए बनी है। कार्डियक मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें भी इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। क्या आप अपनी हार्ट बीट अपनी इच्छा के मुताबिक धीमी या तेज कर सकते हैं? नहीं ना। आइए एक बार जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। हमारे शरीर में बेसिकली 3 तरह की मसल्स होती हैं। इनमें से तीनों अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के कारण खास हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको इन ऑप्शंस में से आंसर चूज करना है। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड है। ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। हर एक टिश्यू में जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी अब्सॉर्ब होकर इसी ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। जैसे ही ये ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन की टिश्यू पर पहुंचता है, तो दरअसल ये जो ब्लड वेसल्स है, ये टिश्यू पर पहुंचने पर बिल्कुल पतले पतले सिंगल सेल के बने हुए ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हर एक टिश्यू पर, हर एक सेल पर पहुंचाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई होती है, यानी बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई होती है। इसीलिए हर एक सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है, जिससे हमेशा ही इस गैप से कुछ फ्लूइड हमेशा से ही लीक करता रहता है। और ये जो फ्लूइड है, ये टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर टोटल 20 लीटर फ्लूइड हमारे इस ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू में आता है, तो टोटल 17 लीटर फ्लूइड दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ 3 लीटर फ्लूइड शरीर के इन विभिन्न टिश्यू में ही आकर ट्रैप हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको ये बता दें कि चूंकि ये ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और ब्लड में ये जो मौजूद आरबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये इन गैप जंक्शन से बाहर लीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस फ्लूइड में जो अभी इस टिश्यू में ट्रैप हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ये इकट्ठा हुआ फ्लूइड कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट वगैरह। अब देखिए, ये जो फ्लूइड है जो कि टिश्यू के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो चुका है, इसे अब लिम्फ के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो लिम्फ है, इसे भी जरूरत होती है कि ये दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब होकर शरीर में दोबारा से सर्कुलेट हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम के प्रोटीन और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है टिश्यू में, उनको दोबारा से रीसर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम को ही हमारे शरीर में डेवलप कर दिया है। इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स की तरह कुछ लिम्फेटिक वेसल्स हमारे शरीर में बिल्कुल जाल की तरह बिछी रहती हैं, जैसे बिल्कुल ब्लड वेसल्स की जाल की तरह बिछी रहती हैं। इनमें भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यू पर आकर बिल्कुल जाल की तरह बना लेती हैं, जो कि सिंगल सेल की लेयर से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें एक खास बात यह है कि बिल्कुल वीन्स की तरह ही इसमें भी सिंगल डायरेक्शन में लिम्फ को फ्लो करने के लिए वाल्व लगे रहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी होती है जो सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें भी गैप होता है सेल के बीच में। सबसे पहले इन पतली पतली कैपिलरीज में लिम्फ अब्सॉर्ब होकर एक बड़े लिम्फ वेसल में आकर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। वाल्व के कारण ये लिम्फ दोबारा से टिश्यू में रिवर्स फ्लो नहीं कर पाता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स सीधे जाकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर वीन
वेन से जाकर जुड़कर हमारे हार्ट से होते हुए रिसर्कुलेट हो जाता है। खास बात यह है इस सिस्टम की कि इन लिम्फेटिक वेसल्स में बीच बीच में एक लिम्फ नोड नाम की संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह। ये लिम्फ नोड क्या करता है कि हमारे शरीर में आने वाले किन्हीं पैथोजेंस को किल करके हमारे शरीर की पैथोजन से रक्षा करता है। और हमारे शरीर में ये एक तरीके से इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम के प्रमुख ऑर्गन्स हैं उसमें से लिम्फ नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। बाकी की संरचना है टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और भी हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तब हेलो दोस्तों, ब्लड ग्रुप में डोनर और रेसिपिएंट का क्या रिलेशन है देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए ओ कैन डोनेट ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ए कैन डोनेट ए ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, बी कैन डोनेट बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, एंड ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसलिए ए बी को डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा। तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा।
यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा, और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक यानी एक धड़कन बनाता है, और ये धक-धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की। आपने टॉन्सिल का नाम तो सुना ही होगा, वही टॉन्सिल जो हमारे ओरल कैविटी में होती है, पिंक रंग की, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पर क्या आप इस टॉन्सिल के बारे में पूरी जानकारी रखते हो? क्या आपको ये पता है कि टॉन्सिल हमारे ओरल कैविटी के अंदर संख्या में कितनी पाई जाती है? क्या ये केवल 2 होती है या और भी बहुत ज्यादा? और इसका काम क्या क्या होता है? अगर अब तक आप टॉन्सिल के बारे में जानकारी नहीं रखते थे तो बस ये वीडियो पूरा देख लो, यहाँ से आप बहुत कुछ जान के जाओगे। हाँ तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टॉन्सिल हमारे मुंह के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 सेट में पाई जाती है। जी हाँ, 4 सेट। एक सेट में 1 से अधिक टॉन्सिल भी हो सकती है। चलिए जानते हैं। टॉन्सिल का जो पहला सेट होता है उसे पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं, जो कि हमारे ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे वाले साइड में होता है। एक बार इमेज में आप ये देख लीजिए, ये संख्या में 2 होते हैं दोनों साइड। आप चाहे तो अपने मुंह के अंदर अपने पैलेटाइन टॉन्सिल को देख सकते हैं। टॉन्सिल का जो दूसरा सेट होता है वो हमारे नजल कैविटी के बिल्कुल पीछे वाले दीवार पर पाई जाती है, जिसे फेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनॉइड कहते हैं। ये छोटे बच्चों में 6 साल की उम्र तक तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जाती है ये बहुत ही छोटा सा होता जाता है। एडल्ट होने पर तो ये बिल्कुल नाम मात्र का रह जाता है, और अगर ग्रोइंग एज में यानी लगभग 10-12 साल में इसका आकार बढ़ जाता है तो बच्चों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होने लगती है। इससे बच्चों के चेहरे का शेप भी बिगड़ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। ये संख्या में केवल 1 होता है। टॉन्सिल का जो तीसरा सेट होता है वो होता है लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि हमारे जीभ के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर पाया जाता है। इस इमेज में देखिए इसका लोकेशन, ये भी संख्या में केवल 1 ही होता है। टॉन्सिल का जो चौथा सेट होता है वो बिल्कुल हमारे कान के अंदर यहाँ यूस्टेशियन ट्यूब का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये टॉन्सिल पाए जाते हैं। इसे ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। एक बार यहाँ से देखिए, जब हम अपने नाक की कैविटी को देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक यहाँ जहाँ मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ, वहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग होता है, वहीं पर होता है ये ट्यूबल टॉन्सिल। ये संख्या में 2 होते हैं दोनों कान को मिलाकर। तो अब आप ये जान गए होंगे कि हमारे ओरल और नेजल कैविटी में कुल मिलाकर 4 सेट टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, हमारे ओरल और नेजल कैविटी में जो टॉन्सिल पाए जाते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यू से बने होते हैं। वही लिम्फेटिक टिश्यू जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए इम्यून सेल्स को मैच्योर या उनका निर्माण करते हैं। देखिए, जब भी हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस एयर में वायरस, बैक्टीरिया और भी कई तरीके के जहरीले तत्व तो होते ही हैं। होता यह है कि जैसे ही हमारे नाक में एयर जाती है वो इस फेरेंजियल टॉन्सिल से टकराती है, जिसकी वजह से एयर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया इससे टकराकर वहीं पर मर जाते हैं और हमें एक साफ सुथरी हवा हमारे फेफड़े को मिलती है। और जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे फूड में भी कई सारी बैक्टीरिया और वायरस तो होते ही हैं। उनको फिल्टर करने के लिए हमारे मुंह में 2 सेट टॉन्सिल्स होते हैं जो इन बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करके हमारे स्टमक में पहुंचाते हैं। तो ये है इनका मेन काम। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन भी होता है। इनमें मुख्यतः हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं और जरूरत पड़ने पर अडेप्टिव इम्यूनिटी के बी सेल्स का मैच्योरेशन भी इन्हीं टॉन्सिल्स में होता है, जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक एनिमेटेड वीडियो से समझेंगे इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और किसका क्या रोल होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स होते हैं
2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में कमर से थोड़ा सा ऊपर बैक साइड में लाए करते हैं। किडनीज में ब्लड रेनल आर्टरी से एंटर करता है। ये ब्लड इम्प्योर होता है, इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे यूरिया होता है और कुछ वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं और एक्सेस वाटर होता है। ये सभी इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड से किडनी में जाकर रिमूव हो जाते हैं और प्योर ब्लड रेनल वेन से होकर वापस चला जाता है। और इम्प्योरिटीज जो हैं येलोइश लिक्विड जिसे यूरिन बोलते हैं, इस फॉर्म में यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जो यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू बाहर चला जाता है। आइए समझते हैं किडनीज के अंदर क्या प्रोसेस होता है। हर किडनी में मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट मेडुला में होते हैं। हर नेफ्रॉन में एक रेनल कॉर्पसल होता है और एक रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल कॉर्पसल के 2 पार्ट्स होते हैं, स्फीरिकल कैपिलरी क्लस्टर जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं और एक कप टाइप कंटेनर होता है जिसे बोवमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस बोवमैन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है। रेनल ट्यूब्यूल के 3 सेक्शन होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। हर रेनल ट्यूब्यूल यूरिन पहुंचाती है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होती हैं। कई नेफ्रॉन्स के रेनल ट्यूब्यूल्स इस कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं और सभी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंचाते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर से कनेक्टेड होती हैं और इस तरह यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में पहुंचता है और वहां से ब्लैडर में पहुंचता है। इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में रीनल आर्टरी से आता है और फिर ब्लड प्योर होके बाहर जाता है एक डिफरेंट आर्टरी से जो नेट ऑफ कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है। ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेट है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ फैला होता है। इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। इन कैपिलरीज से होता हुआ प्योर ब्लड रेनल वेन्स में चला जाता है। लूप ऑफ हेनले से जब यूरिन पास होती है तब यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, चारों तरफ जो कैपिलरीज का नेट है इसमें जो प्रेजेंट ब्लड रहता है इन सभी को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। वेस्ट सब्सटेंस जैसे यूरिया, कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं और ये रेनल ट्यूब्यूल में ही रहते हैं और एज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाते हैं। किसी एक मेडुला में 2D में अगर एक नेफ्रॉन का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है। ये पार्ट ग्लोमेरुलस है जहां ब्लड रेनल आर्टरी से आता है। फिल्टर्स होके ये ब्लड कैपिलरीज के नेट में चला जाता है जो रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर रीअब्सॉर्ब करके क्लीन ब्लड रेनल वेन से वापस चला जाता है। ये रेनल ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से ही कनेक्टेड रहती हैं। यहीं से ब्लड से सेपरेट हुआ फिल्ट्रेट जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर और यूरिया ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, ये पास होते हैं और फाइनली अनवांटेड सॉल्ट, वाटर और यूरिया एज यूरिन रेनल ट्यूब्यूल से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है। बच्चों, इस तरह ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। खून सिर्फ खाना और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता है, बल्कि इसमें अलग अलग अंगों से निकली गंदगी भी होती है और बीन के आकार के गुर्दे इस खून को साफ करके यूरिन बनाते हैं जिससे सारी गंदगी शरीर से निकल जाए। गुर्दे लगभग 10 लाख बेहद छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट से मिलकर बनी होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ खून की सफाई होती है और यहाँ से गंदगी लिए हुए लिक्विड को रीनल पेल्विस में भेज दिया जाता है। यहाँ से यूरेटर्स यूरिन को ब्लैडर में भेज देता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो ये दिमाग को संकेत भेजता है जो आपको यूरिनेट करने के लिए कहता है। जब इंसान यूरिनेट करता है तो यूरिन यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर से निकल जाता है। यूरेथ्रा एक नलीदार ढांचा होता है।
आपको दिन में करीब 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि गुर्दे लगभग 2 लीटर यूरिन बनाकर आपके खून को साफ रख सकें। देखिए, जब ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है तो इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि ये हर एक टिश्यू पर जाकर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, और ऐसा ये ब्लड करता भी है। कैपिलरी के जरिए जब ये टिश्यू पर पहुंचता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के बाद तब इसमें से कुछ फ्लूइड लीक होकर हमारे टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। टिश्यू में इकट्ठा हुए इस फ्लूइड में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और अब इस इकट्ठे हुए फ्लूइड को लिम्फ के नाम से जाना जाता है। ये वीन्स के थ्रू भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा रिसर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। ये फ्लूइड जो टिश्यू में इकट्ठा हो चुका है, इसको ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा से रिसर्कुलेट करने के लिए ही एक नए सिस्टम को ही डेवलप कर दिया है प्रकृति ने हमारे शरीर में, जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज इस लिम्फ को इकट्ठा करके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू इस लिम्फ को दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में ही रीअब्सॉर्ब करवा देते हैं। देखिए, ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह बिछे रहते हैं, पर इनमें खास बात यह होती है कि इन लिम्फ वेसल्स में कहीं कहीं बीच में एक गांठ जैसी संरचना होती है जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में लिम्फ नोड के बारे में ही जानेंगे। देखिए, जब हम लिम्फ नोड के अंदर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि इसमें सबसे पहले एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, क्योंकि इसका बाहरी लेयर एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बना हुआ होता है। इसके बाहरी लेयर को कैप्सूल कहते हैं। ये जो कैप्सूल है ये इस लिम्फ नोड को कई सारे कंपार्टमेंट में बांट देता है, जिसे ट्रबैक्यूली कहते हैं। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर ये जो लाइंस देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, इसे ट्रबैक्यूली कहते हैं। बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं और इस बीच वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स है ये 2 भागों में बटा रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और डीप कॉर्टेक्स, जिसे पैराकॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पंखुड़ियों जैसी संरचना है जिसे ट्रबैक्यूली कहते हैं, इसके बीच में एक लिम्फेटिक नोड्यूल नाम की संरचना होती है जिसमें बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। फॉलिकुलर बी सेल के फॉलिकल्स होते हैं इसमें, जिसमें इमेच्योर बी लिम्फोसाइट जो कि हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं। देखिए, इस लिम्फेटिक नोड्यूल को जर्मिनल सेंटर भी कहते हैं। होता यह है कि ये जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होकर एक नाइव स्टेट में यानी इमेच्योर स्टेट में ही हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए हमारे इस लिम्फ नोड में आती है। वहां पर हमारे शरीर में जो भी पैथोजेंस हो या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जिनको नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स किल नहीं कर पाते हैं, उनके एंटीजन को डिटेक्ट करके वाया डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस ये बी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल की मदद से एक्टिवेट होकर हमारे पूरे शरीर में अडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और ये सब इसी लिम्फ नोड में ही होता है। और आपको बता दें कि ये लिम्फ नोड रेटिकुलर फाइबर लिम्फेटिक टिश्यू जिसमें डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। ये इम्यूनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो शरीर कभी भी इन्फेक्शन से फाइट कर ही नहीं सकेगा। देखिए, आगे जब हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, नहीं तो आप कभी भी ढंग से इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कभी समझ ही नहीं पाओगे। अब देखिए, लिम्फ नोड बीन शेप में होता है। इसके पीठ वाले हिस्से से लिम्फ आता है हमारे इस लिम्फ नोड के अंदर और इस वाले हिस्से से लिम्फ नोड से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब लिम्फ इस लिम्फ नोड में आकर क्यों बहता है, इसका काम क्या होता है? दरअसल ब्लड सर्कुलेशन में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर सेल्स होते हैं वो पहले तो इस लिम्फ के थ्रू लिम्फ नोड में आते हैं, जहां पर लिम्फ नोड इन कैंसर सेल और बैक्टीरिया को फिल्टर कर देता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं। ये सेल्स इन पैथोजेंस पर क्रिया करके लिम्फ को फिल्टर करके दोबारा से लिम्फ को ब्लड सर्कुलेशन में रिसर्कुलेट करवा देते हैं, जिससे हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। देखिए, लिम्फ नोड हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कैंसर से लड़ने में भी बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएं, टेंडर होकर, इन्फ्लेम्ड होकर, तो व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो हमारे शरीर में ब्लड को रिजर्व रखता है जब हमें जरूरत पड़ती है। जब हमारा खून बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो तुरंत ही इसे नसों में बहाकर ये हमारे शरीर में खून की पूर्ति करता है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में टी सेल या बी सेल की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेट करने का काम और उन्हें स्टोर करके रखने का काम भी ये स्पेशल अंग ही करता है, जिसका नाम है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। बिना समय गवाए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्लीहा यानी स्प्लीन काम कैसे करता है, ये बना कैसे होता है और ये हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे डायाफ्राम के नीचे बिल्कुल बाई ओर पसलियों के अंदर रहता है। ये स्टमक के पीछे की ओर रहता है और ये लंबाई में 5 इंच, चौड़ाई में 4 इंच और 1 इंच थिक होता है। स्प्लीन गाढ़े पर्पल रंग का होता है। वजन की बात करें तो ये 150 ग्राम तक का होता है। देखिए, स्प्लीन के अंदर 2 ब्लड वेसल्स आई होती हैं। एक होता है स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लीन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और एक होता है स्प्लेनिक वीन जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन से बाहर की ओर निकलता है। जब आप स्प्लीन के अंदर जाके देखते हो तो आप देखते हो कि स्प्लीन कई सारे कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, बिल्कुल फूल की पत्तियों की तरह, जिसे ट्रैबेक्युले कहते हैं। इन ट्रैबेक्यूल से स्प्लीन में अंदर की ओर आई आर्टरी और वीन्स की ब्लड कैपिलरीज फैली रहती हैं। देखिए, जब स्प्लीन के अंदर ये आर्टरी और वीन के पतले पतले ब्लड कैपिलरी फैल जाती हैं तो इनके चारों ओर कुछ स्पेशल लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं जो स्प्लीन के वर्किंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, स्प्लीन में ये आर्टेरियोल्स के चारों ओर जो लिम्फॉइड टिश्यू घिरा रहता है उसे व्हाइट पल्प कहते हैं, जो शरीर में इम्यून सेल्स जैसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन और उनके स्टोरेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन में ये कुल टिश्यू का 25% होता है। वही वीन्स के ब्लड कैपिलरी के चारों ओर जो लिम्फॉइड टिश्यू घिरे रहते हैं उसे रेड पल्प कहते हैं, जो कि अनहेल्दी ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके उन्हें डेड कर देता है और उन्हें तोड़कर बिलीरुबिन और आयरन को अलग अलग कर देता है। ये स्प्लीन में 75% तक होता है। चलिए, आप ये तो समझ गए कि स्प्लीन के अंदर 2 प्रमुख लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, वो है रेड पल्प और व्हाइट पल्प। यही 2 चीज स्प्लीन में काम करते हैं और इम्यूनिटी और ब्लड के स्टोरेज में मदद करते हैं। अब देखिए, जैसे ही स्प्लीन में आर्टरी के थ्रू खून आता है तो इन आर्टेरियोल्स के चारों ओर जो व्हाइट पल्प घिरा रहता है वो व्हाइट पल्प बने होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट से। देखिए, जैसे ही शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, वायरस वगैरह, जिसे शरीर की नॉर्मल सेल्स मार नहीं पाती है, तब हमारे ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस के प्रति डेंड्रिटिक सेल एंटीजन लेकर आते हैं और व्हाइट पल्प में मौजूद टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं और यही टी लिम्फोसाइट्स व्हाइट पल्प के फॉलिकल में मौजूद बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं और यही बी लिम्फोसाइट ब्लड के प्लाज्मा में जाकर वायरस के प्रति एंटीबॉडी बना लेता है जो शरीर में उस वायरस को खत्म कर देता है। साथ ही साथ उस वायरस के प्रति अडेप्टिव इम्यूनिटी को मेमोराइज भी कर लेता है कि भविष्य में जब भी वो वायरस हमारे शरीर में आए तो वो बी लिम्फोसाइट उस वायरस को मार दे। अब देखिए, स्प्लीन के अंदर जो वीन्स आती हैं उनके चारों ओर रेड पल्प घिरे रहते हैं। ये रेड पल्प किससे बने होते हैं? ये रेड पल्प मेनली मैक्रोफेजेस से बने रहते हैं। देखिए, जहां पर आर्टरीज और वीन्स आपस में जुड़कर ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, वहां से जब आप इन छोटी छोटी वीन्स की कैपिलरीज को देखोगे तो आप पाओगे कि इनके बीच कुछ स्लिट्स बने रहते हैं, जहां से इस स्लिट्स के अंदर से रेड ब्लड सेल्स पास होकर वीन्स में चली जाती हैं। देखिए, जब कोई रेड ब्लड सेल्स अपना पूरा जीवन जी लेता है 120 दिन, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स वीनस साइनस स्लिट से होकर गुजरना चाहती है, तो चूंकि वो डैमेज हो चुकी है इसलिए वो उस स्लिट के अंदर से वीन में पहुंच नहीं पाती है। ये डिटेक्ट करके रेड पल्प के मैक्रोफेजेस इन्हें फैगोसाइट कर देते हैं और फैगोसाइट करके इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि मेनली आयरन से बना रहता है। तो इन रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके स्प्लीन आयरन को तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बाकी के जो प्रोटीन होते हैं और बिलीरुबिन उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाकर लिवर के थ्रू बाइल जूस बनाने में अपना रोल प्ले करता है। इस तरह से स्प्लीन में रेड पल्प रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जो डैमेज हो चुके हैं। तो अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि स्प्लीन का रोल शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखना है और दूसरा शरीर में ब्लड को स्टोर करके भी रखना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेकिन बहुत ही जरूरी, और पुराने अनहेल्दी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना भी है। साथ ही साथ आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि शरीर
शरीर में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में से 1/3 ये स्प्लीन ही स्टोर करके रखता है। कंकाल तंत्र में शरीर की सभी हड्डियां शामिल हैं और इसमें आते हैं हड्डियों के जोड़ भी। कंकाल भीतरी अंगों की रक्षा करता है या शरीर को इसका आकार देता है। इसके कारण खड़े रहने और चलने में मदद मिलती है। शरीर के लिए जरूरी खनिज भी इन्हीं हड्डियों में जमा होते हैं। इन्हीं हड्डियों के भीतर के अस्थि मज्जा में रक्त कणों का भी निर्माण होता है। हमारी मांसपेशियां हड्डियों के सहारे खिंचती हैं और चलने फिरने में हमारी मदद करती हैं। कंकाल का कवच ना हो तो सर या छाती पर पड़ा मामूली सा धक्का भीतरी अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कंकाल तंत्र की हड्डियां कई मायनों में लोहे या स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे कंकाल में कुल 206 हड्डियां हैं। ये 4 बुनियादी आकारों में मिलती हैं। लंबी हड्डियां जैसे बांह की हड्डी, छोटी हड्डियां जैसे कलाई और टखने की हड्डी, चपटी हड्डियां जैसे खोपड़ी और कंधे की हड्डी, अनियमित आकार की हड्डियां जैसे कि रीढ़ की हड्डी। कंकाल तंत्र 2 हिस्सों में बटा है। पहला अक्षीय कंकाल, जिसकी हड्डियां लंबाई में जुड़कर शरीर की लंबी धुरी को बनाती हैं, जैसे खोपड़ी, मेरुदंड और छाती की हड्डियां। और दूसरा है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में कंधे की हड्डियां, शरीर के ऊपरी भाग की बाहरी हड्डियां, कूल्हे और निचले भाग की हड्डियां शामिल हैं। बाह की हड्डियां कंधे की हड्डियों के सहारे अक्षीय कंकाल से जुड़ती हैं। बाह की हड्डियों में ऊपरी बाह, निचली बाह, कलाई व हथेली की हड्डियां होती हैं। पांव की हड्डियों में फीमर यानी जांघ की हड्डी, निचले पांव की हड्डियां और एड़ी व पैर की हड्डियां शामिल हैं। कूल्हे यानी पेड़ू की हड्डी पांव की हड्डियों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी, भारी और मजबूत हड्डी है फीमर यानी जांघ की हड्डी। इसका एक सिरा कूल्हे से और दूसरा सिरा निचले पांव की हड्डियों से जुड़ता है। खड़े होते, चलते और दौड़ते वक्त शरीर का सारा बोझ पांव और एड़ी की हड्डियों पर पड़ता है। कुल 26 हड्डियों और 33 जोड़ों की मदद से यह इकाई इतने सारे काम बखूबी कर लेती है। एक सामान्य वयस्क का कंकाल 10 किलोग्राम से भी कम वजन का होता है। अगर मानव कंकाल की जगह इतना ही मजबूत स्टील का ढांचा बनाना पड़े तो यह ढांचा 400 किलो वजन का बनेगा, मगर उसमें कुदरती हड्डियों जैसी लोच और खुद को ठीक या दुरुस्त कर पाने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी। बेहद मजबूत, स्टील या फौलाद से भी हल्की और अपनी मरम्मत खुद कर लेने की क्षमता रखने वाली हमारे शरीर की हड्डियां अद्भुत हैं, जो मानव शरीर को उसका खूबसूरत आकार देती हैं। तो चलिए मैं आपको बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी है वो दिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है। जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है, जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहां मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है
ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। एमिलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स 3rd स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के 206 बोन्स को 1 मिनट में याद करते हैं। नीट में एक सवाल यहाँ से पक्का फंसेगा, वीडियो को सेव कर लेना। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में सबसे पहले हेड को देखते हैं जिसमें आता है फेस एंड क्रेनियम। तो ये सबसे फ्रंट में जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल। फ्रंट के पैरों में पैराइटल एंड जो लोग साइड में होते हैं वो टेम्परेरी से होते हैं, तो दीज 2 आर कॉल्ड एज टेम्पोरल बोन्स। एंड अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे, मैं पिट्टी करूंगी तो इधर ही मारूंगी ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिपिटल बोन। उसके अलावा एक होती है स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। दिस इज मैंडिबल एंड उसकी बहन मैक्सिला। अंदर पैलेट होता है तो हार्ड पैलेट, नाक है तो नेजल एंड उसके अंदर इंफीरियर नेजल कॉन्केव। बाकी आंखों में लैक्राइमल डक्ट होती है तो लैक्राइमल, एंड आपकी जो प्यारी प्यारी स्माइल है उसके लिए जो बोन है दैट इज जाइगोमैटिक बोन। बाकी एक वॉर्मर होती है, नीचे यू शेप की हायोइड, एंड आपके कान के इन जब आप स्टेप रखोगे वहां मैल मिलेगा, वहां पे भी होती है 3 बोन्स। मैल से मेलियस, इन से इनकस एंड एस से स्टेपीज मिस। अब आपको जब भी यहाँ दर्द होता है आप कहते हो ओए होए कहीं सर्वाइकल तो नहीं हो गया। इसका मतलब पहले 7 वर्टिब्रा कहलाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर ये थोरैक्स रीजन है तो होते हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। अभी भी मैं बॉटम तक नहीं पहुंची, मैं वर्टिब्रा को और लंबा करना चाहती हूँ तो होंगे 5
5 लंबार वर्टिब्रा, बाकी लास्ट में सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। लास्ट में आते हैं रिब्स। अगर पहले 7 को देखोगे वो आगे स्टर्नम से जुड़े हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, सो दीज आर सच ए ट्रू रिब्स। फिर अगर आप 8th, 9th एंड 10th को देखोगे वो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है लेकिन आगे वो 7 से जुड़ रहा है ना कि स्टर्नम से, तो ये झूठे रिब्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स। 11वां 12वां तो बिल्कुल ही हवा में उड़ रहा है, फ्लोटिंग रिब्स। अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी 2 हाथ एंड 2 पैर। अब हाथ को ऐसे सीधा करो एंड दूसरे हाथ को स्लाइड करो, बन रहा है सर्कल। अगर मैं ऐसे करती तो क्या बनता? कोई सर्कल नहीं, यानी इधर वाली बोन है रेडियस एंड ये वाली है अल्ना। उसके अलावा जब मेरे गंदे ह्यूमर पे हंसते हो तो ऐसे तो कहते हैं हा हा हा, मींस यू आर मूविंग दिस इज ह्यूमरस। सिमिलरली पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला। बाकी इधर कार्पल्स, पैर में टार्सल्स, इधर मेटाकार्पल्स, उधर मेटाटार्सल्स। एंड ये जो फैली हुई उंगलियां हैं इनमें फेलेंजेस। बाकी इन हाथ पैर को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए हमारे पास होती है गर्डल्स, जिसकी डिटेल मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो आई गेस आई कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट एक चीज रह गई, आप भी बता दो आपका दिमाग जो घुटनों में है उसकी कैप को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लेट मी नो।
प्यारे बच्चों, ब्लड का कलर रेड होता है, वी ऑल नो दैट। लेकिन हमारे लिए और डिटेल में समझना भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लड आखिर है क्या और क्यों ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले समझते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड 4 कंपोनेंट से बनता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ए प्लाज्मा, जो कि एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। इस प्लाज्मा लिक्विड में ही बाकी के तीनों कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इमर्ज्ड रहते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के हर पार्ट से लंग्स तक लेके जाना। आरबीसी शेप में सर्कुलर होता है, ये बोन मैरो में बनता है और एक सेल हर 4 महीने में खत्म हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स के पास कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता है। बच्चों, अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अटैक से हमें बचाते हैं। हर व्हाइट ब्लड सेल में एक न्यूक्लियस होता है और ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनती हैं और ये स्पेशल सेल्स हैं जो हमें चोट लगने पर या कट लगने पर हो रहे ब्लड लॉस को रोकते हैं बाय क्लॉटिंग द ब्लड। क्लॉट मतलब ब्लड को वुंड के अराउंड थिक कर देता है ताकि एक सेमी सॉलिड लेयर बन जाए और फर्दर ब्लीडिंग ना हो। तो ये थे बच्चों ब्लड के सभी कंपोनेंट्स। अब समझते हैं ब्लड हमारी बॉडी में आखिर काम क्या आता है। सबसे पहली बात, ब्लड लंग से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है। दूसरी बात, ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तीसरा, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया को लिवर से किडनी तक पहुंचाता है ताकि ये एक्सक्रीट होकर यूरिन में निकल जाए। चौथा, ब्लड हमें हार्मफुल जर्म से भी प्रोटेक्ट करता है और ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। सो कुल मिलाकर ब्लड हैज ए लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर एग्जिस्टेंस। जल और ब्लड दोनों ही जीवन है। और बच्चों, इस तरह आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको ब्लड के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।